मेरे डैडी के ट्रक में एक एक्सीडेंट हो गया और उसके चलते जो उनका बिजनेस था वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गया। मेरे पापा को ये सब जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस और सारी चीज़ों की वजह से वो उनको हाई डायबिटीज़ हो गया था और एक रात को उनको साइलेंट अटैक आया। तो मुझे किसी भी हाल में पैसे कमाने थे। मुझे ऐसा था कि मुझे पैसे कमाने हैं और घर खरीदना है, कोई भी किसी भी तरीके से। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया वहाँ पे तो मैंने देखा कि उस प्लांट में एक भी लड़की नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी तक मेरी लाइफ में सब कुछ था और अभी कुछ भी नहीं है। एक घंटे के अंदर सब खत्म हो गया है और मेरी लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। चेहरे तो समय के साथ सब बदलते हैं, पर जो हालातों को बदलते हैं वही तो हालातों की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा गुप्ता। मैं एक ट्रेडर हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ, एक मेंटोर हूँ और एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं बेसिकली एक यूपी के कानपुर सिटी से हूँ और करेंटली वाइब्रेंट सिटी मुंबई में रहती हूँ। मेरे जो पापा थे, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मतलब उनके ट्रक चलते थे और वो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे। और हमारी जो फैमिली एक हैप्पी और पीसफुल फैमिली थी। हमें कुछ किसी भी टाइप की पैसों की कोई कमी नहीं थी छोटे में। बट मेरा कुछ एज 8-10 साल का होगा शायद, इंसिडेंट हुआ एक, जिसमें मेरे डैडी के ट्रक में एक एक्सीडेंट हो गया और उसके चलते जो उनका बिज़नेस था वो धीरे-धीरे कोलैप्स करने लग गया। मतलब उन्होंने उस सिचुएशन से फाइट करने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने ट्राई किया कि वो वापस से चीज़ें पहले जैसी कर सकें और इसके लिए उन्होंने मार्केट से काफ़ी लोन भी ले लिया, वे कर्जे में आ गए। लेकिन वो 2-3 महीने गुज़रते गए पर वो सक्सेस नहीं मिली उनको और उनका बिज़नेस धीरे-धीरे कोलैप्स करता चला गया। और एक टाइम पे इतना प्रॉब्लम आ गया हमारे घर में पैसों को लेके, क्योंकि अब जो हमारा बड़ा-सा घर था उसको हमको बेचना पड़ा और एक हम छोटे से रेंट के 1 रूम किचन में रहने लगे। मेरे पापा की जो हेल्थ है ये सारी सिचुएशन से थोड़ी ख़राब रहने लग गई, उनको हाई डायबिटीज़ हो गया और उनकी हेल्थ भी थोड़ी इश्यूज़ आने लग गए। और मेरी मम्मी ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली को। हम लोग को मतलब घर में आज दिन में क्या खाना है, बनाना है, उसकी भी मतलब डेली का कमाना खाना जैसी सिचुएशन आ गई कि अगर कुछ पैसे आएँगे तो शाम को चूल्हा जलेगा, कुछ खाएँगे, नहीं आएँगे तो थोड़ा एडजस्ट करके रहेंगे, थोड़ा कुछ बचा है खाएँगे, कल देखेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ गए। मेरी मम्मी ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत मतलब बहुत सारे उन्होंने एफर्ट्स लिए। ऐसे करते-करते हमने ऑलमोस्ट 1 साल तक हमारी लाइफ ऐसी ही रही, जहाँ हमको डेली का कमाना खाना था। जो कमाते थे, थोड़ा बहुत उससे कुछ खाते थे और पापा की हेल्थ खराब रहती थी। मैंने 12th के मेरे एग्ज़ाम दिए और इंजीनियरिंग कॉलेज का पता करने लग गई कि कैसे एडमिशन मिलता है। तो पता चला कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको एक स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और उसमें अच्छी रैंक आती है तो ही आपको कॉलेज मिलते हैं। जब मैंने उस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक इंटरनल एक एग्ज़ाम हो रहा है स्कॉलरशिप का। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हो तो जो आपका 50, 60, 70 हज़ार जो भी नॉमिनल फ़ीस है, वो भी माफ़ हो जाती है। वो एग्ज़ाम के लिए मैं बैठ गई और उसमें भी मैंने एक्सेल किया और मेरी जो स्कॉलरशिप मुझे मिल गई और मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। एक जहाँ पे 6, 7, 8 लाख रुपए लगने की बातें हो रही थी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने की, वहाँ पे मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट निल ऑफ कॉस्ट हुई है और मैंने पूरे 4 साल अच्छे से पढ़ाई करी, पूरा फ़ोकस किया पढ़ाई में और चौथा साल था जहाँ पे कंपनीज़ आनी है जॉब सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए। और मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे जॉब किसी भी हालत में चाहिए ही थी। तो मैंने पहले दूसरी जो कंपनी आई उसमें ही बैठ गई इंटरव्यू के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। 2014 में मेरी जॉब लगी और मेरी जॉब लगी क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट में और मेरा सैलरी था 14,000 रुपया, स्टार्ट का सैलरी। और मैंने ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया। जब मैंने जॉब जॉइन किया वहाँ पे तो मैंने देखा कि उस प्लांट में एक भी लड़की नहीं है। मतलब जनरल मैनेजर, एचआर, लेबर और एचओडी सारे डिपार्टमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़के हैं। मैं पहली एक ऐसी लड़की थी जो वहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट में जॉब जॉइन किया था और धीरे-धीरे करके 5-6 महीने में ही मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी 14,000 से 21,000 रुपए कर दी गई। अभी सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि 14,000 से 21,000 सैलरी हो गई, 20 साल की उम्र है, सब कुछ अच्छा है, बट मैं खुश नहीं थी। मैं अपनी लाइफ़ से खुश नहीं थी। उसके कुछ रीज़न्स थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मुझे उतना लाइफ़ में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। मैं एक ऐसी जॉब में हूँ, जहाँ पे प्लांट लेवल पे बहुत ज़्यादा मैं मेहनत भी करूँ, तो मुझे बहुत सारी मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी। एक कहीं न कहीं मैं जाके अटक जाऊँगी। मैं डेली ऑफ़िस से आके शाम को डेली 3 घंटा मेरा ऑफ़िस से आती थी, शाम को मेरा शेड्यूल था। डेली मैं 3 घंटा बैठ के सारा पूरा ग्लोबल में कहाँ-कहाँ मटीरियल सप्लाई होता है, कौन-कौन सी जगह एक्सपोर्ट जाता है, कौन-कौन से पोर्ट्स में जाता है, क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशंस के प्रोडक्ट चाहिए, ये सारा मैंने पढ़ना शुरू किया।
और इस सबको पूरा मैंने जितना भी मुझे पता चला, सब दोस्तों से, फ्रेंड्स से, सबसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में जितना भी मैं नॉलेज पता कर सकती थी, मैंने पता किया। और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि जब मेरा अगला इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू जो वहाँ के हेड एचओडी के साथ में हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 घंटे के अंदर मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर आ गया। मैं मुंबई आ गई, एक ब्रोकर के थ्रू मैंने एक पीजी ले लिया। पीजी में वहाँ पे पीजी सिस्टम था, अंधेरी में मेरी कंपनी का ऑफ़िस था। पीजी में मैंने देखा वो एक 1 बीएचके घर था और उसमें ऑलमोस्ट 10-12 लड़कियाँ रह रही थी 1 बीएचके में। घर की हालत बहुत मेसी थी, गंदगी थी, वॉशरूम्स क्लीन नहीं थे क्योंकि 10-12 लड़कियाँ ज़्यादा हो जाता है 1 बीएचके घर के लिए और सब लड़कियों को बंकर बेड, एक छोटे-छोटे बेड दिए जाते थे और उस बेड का 2015 में भाड़ा था ₹10,000 एक बेड का और उस बेड के साथ अलमीरा नहीं मिलती है। अपना सामान अपना सूटकेस में या जो भी तुमने कैरी किया है बैग उसमें रखो और सिर्फ़ बेड में छोटे बेड पे सो, इतना ही मिल रहा था। मेरा जो पीजी था वहाँ पे मुझे बहुत परेशानियाँ आ रही थी। मेरी उम्र वहाँ पे सबसे कम थी और जो लड़कियाँ थी वो सब कोई मीडिया लाइन से, कोई टीवी बॉलीवुड इस टाइप का क्राउड था, इस टाइप की लड़कियाँ थी और सबकी उम्र मेरे से बहुत ज़्यादा थी। वो लोग ज़्यादातर अल्कोहल और पार्टीज़ ये सब बहुत घर का माहौल था, जो मुझे डिस्टर्ब करता था शाम को कभी-कभी सोने के लिए। वो लोग मुझे बहुत हैरेस करते थे, मुझे बुली करते थे, मुझे हैरेस करते थे, मेरा सामान चुरा लेते थे। एक दिन ऐसा ही वो लोग कुछ रात को पार्टी ज़ोर-ज़ोर से कर रहे थे और मुझे सोना था, तो मैंने वो पीजी ओनर को बोला कि आप म्यूज़िक थोड़ा स्लो कर लो और उसने मेरी बात नहीं मानी और कुछ रात के 12-1 बज रहे थे और 12-1 बजे उसने मुझे मेरा सामान के साथ मतलब फ्लैट से बाहर निकाल दिया। और मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं सुबह जाऊँगी, देखती हूँ, पर उसने सुना ही नहीं कुछ और मुझे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के फ्लैट से बाहर निकाल दिया। 12-1 बजे मैं मेरा सामान एक ही बैग था मेरे पास, कुछ अलमीरा नहीं थी। मैं मेरा सामान लेके सड़क पे आ गई। सड़क पे चलना शुरू किया मैंने, चलती रही और जाके एक शॉप के किनारे बैठ गई थोड़ी देर के लिए। जब मैं वहाँ बैठी और मैंने सामने देखा, तो मुंबई सिटी, जगमगाता शहर, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग, बहुत सुंदर दिख रहा था। और मैंने सोचा कि यहाँ पे ये लोग कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि इनके पास खुद के घर हैं, अपने-अपने घरों में रह रहे हैं और आज मैं हूँ, मेरे पास सर पे छत भी नहीं है। मैंने रात को एक लॉज में मेरा होटल छोटा लेके रात गुज़ारी और अगले दिन ही सुबह मैंने मेरे ब्रोकर को कॉल किया जिसने मुझे ये पीजी दिलाया था। उस ब्रोकर को मैंने बोला कि मुझे फ्लैट रेंट पे दो। अब मुझे पीजी में नहीं जाना, पीजी ओनर बन के जाना है। क्योंकि अगर मैं पीजी ओनर बन के जाऊँगी तो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहेंगी, कोई मुझे निकालेगा नहीं रात को बाहर और मैं लड़कियाँ रख सकूँगी। मेरे पास ऑफ़िस का एक अच्छा खासा बिज़नेस कार्ड था, जिसकी वज़ह से मुझे आराम से फ्लैट मिल गया रेंट पे। मैंने फ्लैट रेंट पे ले लिया, एक 2 बीएचके घर लिया मैंने 2015 में जिसका कुछ भाड़ा था ₹40,000 ₹40,000 भाड़ा था और मैंने उसमें लड़कियाँ रखी पीजी। वो एक-एक लड़की मुझे 15,000 ₹20,000 रेंट दे रही थी। अब मैं अपने आप को मुंबई में थोड़ा सेटल्ड महसूस करने लगी थी। मेरी लाइफ़ काफ़ी हद तक पटरी पे आ गई थी, अच्छी जॉब थी, घर में भी सब कुछ मेरे जो पीजी था, फ्लैट था, वहाँ पे भी सब कुछ सही था। और मैं थोड़ा फ्रेंड्स भी मैंने बना लिए, बाहर जाना शुरू किया, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टी करना, मैं थोड़ा खुश रहने लगी। बट शायद किस्मत को मेरा बहुत ज़्यादा दिन तक खुश रहना पसंद नहीं था। एक दिन सुबह की बात है, अराउंड 6 बजे की, मेरे पास मेरी बुआ का कॉल आया। उन्होंने बोला कि जो भैया मतलब मेरे पापा, उनकी तबीयत ख़राब है काफ़ी और तुम अभी के अभी अगली फ़्लाइट लेके कानपुर आ जाओ। मैंने आनन-फानन में मेरे ऑफ़िस में लीव डाला और फ़्लाइट बुक कर दिया। अभी फ़्लाइट बुक करने में मैंने बिल्कुल पास का फ़्लाइट बुक कर लिया, लाइक एक जाने में ट्रैफ़िक से और 1 आवर पहले एयरपोर्ट पहुँचना है, इतना सब कैलकुलेट नहीं किया और पास का फ़्लाइट बुक कर लिया। जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँची फ़्लाइट जा चुकी थी। मुझे फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं मिली। और मैंने एयरपोर्ट पे बैठ गई और ये मतलब एक्चुअली मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी चल रही थी मुझे और बहुत ज़्यादा मुझे सोच रही थी कि क्या हुआ होगा? क्यों मुझे एकदम से बुलाया फ़ोन करके? सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आ जाओ, कोई कुछ बता नहीं रहा है और बहुत मुझे एंग्ज़ायटी होने लग गई। और ये सब प्रॉब्लम के बीच में मैंने मेरे भाई को कॉल किया, वीडियो कॉल किया और उसको बोला कि पापा कहाँ हैं? मुझे बताओ और क्या हुआ है? तो मेरे पापा को ये सब जितना भी फ़ाइनेंशियल क्राइसिस और सारी चीज़ों की वज़ह से वो उनको हाई डायबिटीज़ हो गया था और एक रात को उनको साइलेंट अटैक आया, जिसकी वज़ह से वो सुबह उठे नहीं, मतलब उठ नहीं पाए। तो मेरे भाई ने मुझे ये बात बताई फ़ोन पे और मैंने वीडियो कॉल बोला दिखाओ मुझे, तो उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी मतलब अभी तक मेरी लाइफ़ में सब कुछ था और अभी कुछ भी नहीं है। एक घंटे के अंदर सब खत्म हो गया है और मेरी लाइफ़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा कि सब सिचुएशन घर की कैसे मम्मी रह रही है रेंट पे। मैं थोड़े पैसे भेजती थी उनको वहाँ से बट अभी रेंट पे ही रह रही थी वो। ये थॉट के साथ मैं मुंबई वापस आई।
जब मैं मुंबई आई तो मैंने सोचा मैं किस टाइप से कानपुर में घर ले सकती हूँ, कैसे अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। मेरा जॉब में सैलरी हो गया कुछ 1 डेढ़ लाख के अराउंड सैलरी हो गया था। तो मुझे किसी भी हाल में पैसे कमाने थे। मुझे ऐसा था कि मुझे पैसे कमाने हैं और घर खरीदना है, कोई भी किसी भी तरीके से। और उस टाइम पे मेरे पास पैसे कमाने का एक ही रास्ता था कि मैं मेरा पीजी बिज़नेस को एक्सपैंड करूँ पीजी को। और वो सबसे मुझे सही तरीका दिख रहा था और मैंने वही किया। मैंने 4-5 फ्लैट रेंट पे ले लिए, मेरा बिज़नेस कार्ड था उससे मुझे फ्लैट्स आराम से मिल जाते थे ऑफ़िस से। रेंट पे ले लिया और लड़कियों को पीजी पे रखना शुरू कर दिया। सो अभी ये प्रोसेस में ऑलमोस्ट पूरा 3-4 महीने और गुज़र गए। यहाँ पे अप्रेज़ल का टाइम आया मेरे ऑफ़िस में, अप्रेज़ल में मेरा सैलरी अभी ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर 2 लाख 12-15 ऐसे कुछ हो गया था सीटीसी पूरा और 2 लाख के ऊपर मेरी सैलरी हो गई। और यहाँ पीजी बिज़नेस से मुझे एडिशनल 1,20,000 ऐसे कुछ इनकम चालू हो गई 4-5 फ्लैट से 40,000 कोई 3 बीएचके, 2 बीएचके ऐसी इनकम चालू हो गई। तो ऑलमोस्ट 22 साल की एज में मेरी साढ़े 3 लाख के ऊपर आस-पास मेरी इनकम हो गई, जो कि एक अच्छी इनकम थी उस टाइम पे। वो सारा पैसे लेके मैंने सबसे पहला काम किया कि मेरे लिए कानपुर में फ्लैट लिया, मेरी मम्मी के लिए। एक 2 बीएचके फ्लैट है, वो फ्लैट आज भी मेरे पास है, रेंट पे है अभी और मैंने वो फ्लैट लिया। वो फ्लैट में मैंने एक 30 लाख का लोन लिया, जिसका कुछ ईएमआई था 25,000 रुपए जो कटता था मेरे अकाउंट से और मैंने मेरी मम्मी को वो फ्लैट में जब थोड़ा बहुत बेसिक इंटीरियर जैसे बेड, वार्डरोब बनवा के उनको फ्लैट में रहने के लिए लेके गई, चाबी दिया। जब मैंने मेरी मम्मी को पहली बार फ्लैट में लेके गई, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअल में कि सक्सेस क्या है? और पैसे कितने ज़रूरी होते हैं अपनी फैमिली को एक सुख-सुविधा और कम्फ़र्ट ज़िंदगी देने के लिए। मुंबई शहर में लोग स्टॉक मार्केट की बहुत बात करते हैं कॉर्पोरेट में। बाकी दूसरे सिटी में मैं दमन में और मेरे कानपुर में इतनी बात नहीं होती थी। यहाँ पे मैं जब मैं ऑफ़िस की कैंटीन में जाती थी तो सब लोग वहाँ पे बात करते थे स्टॉक मार्केट के बारे में और एक लड़का था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था। और सब उसको डेली पूछते थे कि आज क्या प्रॉफ़िट हुआ, आज क्या लॉस हुआ और आज मार्केट को देखा, गिर गया, ऊपर गया, ऐसी सब बातें करते थे। तो मैंने भी वापस से मुझे भी इंटरेस्ट आने लग गया उनकी बातों में और मैंने भी मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया। बेसिक मुझे मेरे पापा ने सिखाया था बट ऐसा कुछ ऑप्शंस ये सब नहीं पता था मुझे। तो मैंने मार्केट को ट्रैक करना शुरू किया और धीरे-धीरे वो ऑल टैप करके देखते रहना कहाँ पे है निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, वो चालू कर दिया। और मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना सुना कि मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ती हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है और एक बुक मैंने बताई भी एक बार मेरे इंटरव्यू में, वो बुक मैंने पढ़नी शुरू करी, ऑप्शंस ट्रेडिंग की और धीरे-धीरे करते-करते 1-2 महीने मुझे लगने लग गया कि मैं अभी थोड़ा शायद ट्रेडिंग कर सकती हूँ क्या, करके देखती हूँ ऐसा। तो पहले मैंने स्टॉक फ्यूचर में ट्रेडिंग करना शुरू किया, एक-एक लॉट से और उसमें मुझे कुछ जमा नहीं, मेरा लॉस हो गया। ज़्यादा नहीं, एक-एक लॉट से क्या ही लॉस होगा बट हो ही नहीं रहा था, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी शुरू करी और उसमें भी एक-एक लॉट से ट्रेडिंग करनी शुरू करी। डेली का 200-500 रुपए प्लस माइनस बस वही, ऐसा कुछ करियर करेंगे नहीं लेकिन मतलब इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे उसमें, बहुत ही ज़्यादा आ रहा था मार्केट के ऊपर। मुझे मतलब लगा ये क्या चीज़ है मतलब प्रेडिक्ट करना मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा और एक पूरा मतलब यू आर ऑलवेज़ ऑन योर टोज़। सो मुझे वो चैलेंज बहुत आ रहा था और वो अच्छा लग रहा था चैलेंज के साथ में मार्केट को प्रेडिक्ट करना। और मैंने डेली फिर धीरे-धीरे मैं जो मेरे ऑफ़िस कैंटीन में बात होती थी मार्केट में, उसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया। जो लोग बोल रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं बोलती थी नहीं मेरा एनालिसिस बोलता है कि आज नीचे जाएगा या फिर ये रीज़न है, निफ्टी का ये लो था क्योंकि आई एम वेरी गुड विद नंबर्स तो मुझे सब याद रहता था कि मार्केट का लो क्या था, परसों का हाई क्या था, कल मार्केट ने क्या किया था, ये सब चीज़ें मुझे याद रहती हैं, ट्रेंड क्या था सब। तो मैं उनको सब बताती थी ऐसा होगा, ऐसा होगा। और धीरे-धीरे 5-6 महीने में मेरा एनालिसिस इतना पॉपुलर हो गया ऑफ़िस में कि सब मुझसे ही पूछने आने लग गए कि मार्केट का क्या लग रहा है आकांक्षा तुमको क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? और मैं उनको बताती थी मुझे ऐसा लग रहा है, ये है मार्केट का ये ट्रेंड है ऐसा। और उस टाइम ट्रेंडिंग मार्केट भी बहुत था। जैसे अभी थोड़ा वॉलेटाइल हो गया है ऊपर-नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, वैसा नहीं था, ट्रेंडिंग मार्केट था। मार्केट ट्रेंड को फ़ॉलो करता था और सब सही चल रहा था मेरी लाइफ़ में। बट एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ डेली हो रहा था और डेली मुझे थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा था वो इंसिडेंट। वो इंसिडेंट क्या था कि जभी भी मैं नीचे मेरा ऑफ़िस खत्म होता था, 7 बजे मेरा ऑफ़िस छूटता था, 10 टू 7 था। 7 ओ क्लॉक मेरा ऑफ़िस नीचे जाता था, उस टाइम पे पीक आवर्स रहते थे। मैं मेरे ऑफ़िस से निकल के बाहर एक चौराहा में जाके रिक्शा लेना होता है, 2 किलोमीटर पे मेरा घर था। रिक्शा नहीं मिलता था तो पैदल भी चले जाते थे, पर रिक्शा लेती थी मैं। रिक्शे के लिए बहुत पीक आवर्स में रिक्शे मिलते ही नहीं थे, मतलब 15 मिनट, 20 मिनट वेट करना पड़ता था, तब जाके एक रिक्शा मिलता था। और वो 15-20 मिनट में डेली जाके खड़ी रहती थी और उसी 15-20 मिनट में मेरे ऑफ़िस के जो डायरेक्टर है कंपनी के 2-4 जो भी जॉइंट डायरेक्टर है या बहुत बड़ी कोई पोस्ट में सीईओ है, वो सब लोग अपनी गाड़ियाँ मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी इस टाइप के मेरे सामने से गुज़र जाते थे डेली। ये इंसिडेंट डेली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता था।
और ये इंसिडेंट थोड़ा-थोड़ा मेरे माइंड पे इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं रिक्शे के लिए खड़ी रहती थी 20-20 मिनट और वो सामने से मेरे सामने स्मूथली बड़ी-बड़ी गाड़ियों से निकल जाते थे। कि मैं ऐसा सोचने लग गई कि ये लोगों ने जो अभी मेरे सामने निकले हैं मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू और बड़ी गाड़ियों से, इन लोगों ने लाइफ में ऐसा क्या सही किया है या क्या सही कर रहे हैं कि ये आज वहाँ पे है, और मैं ऐसा क्या सही नहीं कर पा रही हूँ या क्या गलत कर रही हूँ कि मैं आज रिक्शे के लिए खड़ी हूँ? और ये सही-गलत का कैसे दायरा मैं इसको कवर करूँ? और धीरे-धीरे मेरे माइंड पे इतना ऐसा हो गया मुझे कि मुझे ये जो फ़ासला है रिक्शे से मर्सिडीज़ का, इसको तय करना है। मुझे अभी रिक्शे पे नहीं रहना है और मुझे फ़ासला तय करना है और बहुत फ़ास्ट तय करना है। मतलब मैं अपनी जॉब पे चाहूँ तो हो सकता है 10 साल, 20 साल बाद ये फ़ासला तय कर लूँ, लेकिन मुझे ये फ़ासला फ़ास्ट करना है। एम्बिशियस मैं हमेशा से ही थी, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे करना है ये क्रैक। आई वांट टू गो फ्रॉम हियर टू देयर एंड बहुत जल्दी, फ़ास्ट। और इस थॉट ने मुझे टेक ओवर करना शुरू किया। मेरा अच्छा जॉब है, सब पीजी बिज़नेस सब कुछ अच्छा है और ये थॉट मुझे अभी टेक ओवर कर रहा है कि मुझे अभी रिक्शे से मर्सिडीज़ में जाना है। और इस थॉट के चलते मैंने सोचा कि ये शायद बिज़नेस कर रहे हैं और मैं इनके अंडर में जॉब कर रही हूँ, इसके लिए ये मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और मैं रिक्शे में घूम रही हूँ। तो इस थॉट के चलते मैंने सोचा मैं भी बिज़नेस करूँगी और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था, क्योंकि सब लाइफ़ में इतना पैसा कम एज में 22-23 साल की उम्र में लाखों-लाखों रुपए कमाने से एक ओवर कॉन्फिडेंस भी शायद आ गया था मुझे। तो मैंने जॉब छोड़ने का डिसीज़न लिया। मैंने मेरे घर में किसी को भी नहीं बताया, मेरे मम्मी को, भाई को, किसी को भी नहीं बताया कि मुझे जॉब छोड़नी है। और इस जॉब छोड़ने से 2 चीज़ें हुई, एक चीज़ अच्छी, एक चीज़ बुरी। अच्छी चीज़ ये हुई कि अभी मैं सुबह 9 बजे मार्केट खोल सकती हूँ। मुझे 10 बजे ऑफ़िस जाना है, ट्रैवल करना है, 11 बजे रिपोर्टिंग के बाद मार्केट नहीं खोलना, 9 बजे स्क्रीन खोल देनी है। तो मैं सुबह 9 बजे स्क्रीन खोल देती थी। और जो रेस्टोरेंट है, उसमें मेजरली जो क्राउड होता है वो शाम को आता है, तो शाम को ज़रूरत है जाने की। 5-8 डिनर टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैं इसक सुबह 9 से साढ़े 3 ट्रेडिंग करती थी और उसके बाद शाम को रेस्टोरेंट में जाती थी। यही मेरा शेड्यूल था। तो मैं अब डेली मार्केट को देखती थी, सुबह से स्क्रीन खोल के शाम तक पूरा देखना, कैसा क्या हुआ, और शाम को लंच करके शाम में मेरे रेस्टोरेंट चली जाती थी। रेस्टोरेंट कुछ 5-6 बजे चली जाती थी और रात को वहाँ से आती थी। और मेरे रेस्टोरेंट में पहले महीने ही मैंने देखा, जितना उम्मीदें थी सब मतलब ये हो गई, चूर-चूर हो गई। पहले महीने ही मेरे रेस्टोरेंट में लॉस हुआ और कैश बर्न हुआ। कैश बर्न मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं। ये एक्सपेंसेस कम नहीं हो सकते और वो एक्सपेंसेस अगर मीट नहीं कर पा रहा है बिज़नेस, तो कैश बर्न चालू हो जाता है। पहला महीना हो गया लॉस, दूसरा महीना हो गया लॉस, तीसरा महीना हो गया लॉस, और लॉस अपने पास से भर रहे हैं, बिज़नेस का कैश बर्न कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और मुझे जॉब में मेरी सैलरी नहीं है और पीजी बिज़नेस से आ रहा है, जो सेविंग्स है वो सब लग रही हैं और सेविंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा लगा दिया मैंने, स्टार्ट करने में भी, सेटअप करने में भी। और ये बिज़नेस में मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, 2-3 महीने हो गए और एक उम्मीद होती है ना कि अभी चलेगा, अभी मेबी फेस्टिवल सीज़न आ जाएगा, अभी चलेगा, ऐसे उम्मीद के चक्कर में वो आप उसमें घुसते रहते हो, ट्रैप में नीचे-नीचे जाते रहते हो। ऐसा मेरे साथ होने लग गया। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या चालू हुआ, जो मेरे पीजी बिज़नेस चल रहे थे, वहाँ पे यहाँ पे कुछ मतलब कुछ सुनने में आया, ड्रग्स अंधेरी में है, ये है, कुछ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स होने लग गए और यहाँ ओनर्स ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पीजी वगैरह नहीं देंगे। हम लोग या तो फैमिलीज़ को रेंट पे देंगे, अगर आपको बैचलर रहना है तो जो 2-3 लोग रहने वाले हैं वो अपना-अपना एग्रीमेंट करो, वही लोग रहो। सबलेट नहीं कर सकते हो नई-नई लड़कियों को। तो ये सारी और सब उस टाइम पे जो यंग पूरा क्राउड था वो सारा मलाड और इस इधर जगहों पे शिफ्ट होने लग गया। तो सारे मुझे इधर से नोटिस मिलने लग गए, खाली करो, कंप्लेंट्स आ रहे हैं सोसाइटी के, और ऐसे-ऐसे करके मेरा पीजी बिज़नेस भी धीरे-धीरे 1 बंद हो गया, 2 बंद हो गया, 3 बंद हो गया, ऐसा चलने लग गया। और अभी सब कुछ मेरा सिचुएशन सही था, तो मैं खुद अब पीजी में नहीं रह रही थी, मैंने भी 20,000 रुपए का एक 1 आरके ले लिया था, वहाँ पे रहने लग गई थी। और धीरे-धीरे करके यहाँ पे मेरा बिज़नेस कोलैप्स हो रहा है और मेरा जो रेस्टोरेंट बिज़नेस है, वहाँ पे मेरा कैश बर्न हो रहा है और मेरा कोई इनकम नहीं है, मेरा सैलरी नहीं है और सिर्फ़ कैश बर्न हो रहा है। मतलब कुछ इनकम तो आ ही नहीं रही है, उल्टा पैसे जा रहे हैं पास से हर महीने। ऐसे सिचुएशन चलती रही 6 महीने, 7 महीने और ऐसे-ऐसे चलता रहा। और एक टाइम मुझे याद है, मैं रात में बैठी थी सोने के पहले और मैंने मेरा बैंक अकाउंट चेक किया और उसमें सिर्फ़ मुझे याद है लास्ट में 257403 यही बैलेंस था। ये नंबर मुझे अभी भी याद है और आज मतलब याद है, पूरा याद हो गया है। सिर्फ़ 2.5 लाख के अराउंड मेरे अकाउंट में बैलेंस था और ये एक बिज़नेस है जो कैश अर्न कर रहा है, बाकी कुछ इनकम नहीं है। मैं पूरी तरह से एक फ़ाइनेंशियल ट्रैप में फँस गई और मुझे ऐसा लगा मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी है मेरी लाइफ़ के साथ में। अच्छी खासी मेरी सैलरी, इतनी प्रमोशंस हो रहे थे, आगे भी अच्छा था करियर, और मैंने सब कुछ खुद से मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आप बोलो या क्या, मैंने पूरा मेस कर दिया था और एक पूरे फ़ाइनेंशियल ट्रैप में मैं फँस गई। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, वो रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। मुझे लगा जो भी है अभी प्रॉफ़िट लॉस जो है हो गया, उसको क्लोज़ कर दिया। बट मैंने लाइफ़ में सब कुछ ट्राई कर लिया, जॉब कर लिया, बिज़नेस कर लिया, सब कर लिया। अब एक जो ट्रेडिंग है इसको मुझे एक मौका देना है।
और मेरे पास अभी भी, उस टाइम पे भी मेरे पास मेरे कलीग्स के डेली कॉल आते थे कि आज क्या लग रहा है आकांक्षा मार्केट का, पूरा डिस्कस होता था फ़ोन पे, सबके पूछने के लिए कॉल आते थे, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा क्या व्यू है? तो मैंने सोचा कि मैं अभी एक बार ट्रेडिंग करूँगी, पर पैसे तो थे नहीं मेरे पास, क्योंकि ईएमआई कट रहा है और सब पैसे तो मेरे बिज़नेस में पूरे बर्बाद हो गए। जितने भी मैंने 4 साल का मेरा जॉब का करियर था अराउंड, और 4 साल, 4 साढ़े 4 साल, उस करियर में जितना भी मैंने सेविंग किया था, सब कुछ चला गया था मेरा, सब खत्म हो गया था। तो मेरे पास कुछ सेविंग नहीं थी, तो मैंने और एक और काम किया, उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी का काम बोल सकते हैं आप। और मैंने, मेरे एक रिलेटिव रहते हैं उधर पे मुंबई के आउटर में थोड़ा मीरा रोड के आस-पास, उनको मैंने कॉल करके उनसे बोला कि मुझे मार्केट से लोन थोड़ा चाहिए, मुझे लोन चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने उनको ट्रेडिंग का नहीं बताया, बस लोन, मैंने उनको बोला मुझे लोन चाहिए, कुछ ज़रूरत है। और मैंने कुछ 9 लाख रुपए का मार्केट से लोन ले लिया। और वो इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा ही होता है, इतना बैंक का रेट्स कम होते हैं, उनके ज़्यादा होते हैं। मैंने वो लोन ले लिया, और वो, जबकि मेरा उस टाइम पे डिसीज़न ये सही नहीं था, और किसी को भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि एक तो ऑलरेडी फाइनेंशियल ट्रैप में फँसे हुए हो, ऊपर से और लोन ले ले रहे हो। बट मुझे लगा कि मैं ले लेती हूँ, और बाद में अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं फिर जॉब करके, वो जो है तो हो गया ज़िंदगी में, 6-8 महीने में कवर करूँगी, रिटर्न करूँगी, फिर से मेरी जॉब वाली लाइफ़ में वापस चली जाऊँगी, बट एक चांस देती हूँ। क्योंकि ऐसा बिज़नेस खुद का करना है, ये सब चीज़ें पूरा दिमाग में आ गई थी, तो फिर वापस मन नहीं होता वापस जॉब करने का। मन करता है फाइट बैक कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ऐसा करके मैंने वो 9 लाख का लोन और 1 लाख मेरे अकाउंट से डाल के 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए ट्रेडिंग के लिए। और थोड़ा 1 डेढ़ लाख जो बचे थे छोड़ दिया कि 1 डेढ़ महीने का एटलीस्ट मेरे पास जो भी 2 महीने का ये रहेगा खर्चे के लिए। वो अकाउंट में डाल दिए और ट्रेडिंग शुरू करी। शुरू के 15 डेज़ मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी आया, मतलब डिफ़िकल्टी कैसा, जो मेरा 10 लाख था वो पूरा लॉस होके 6 लाख 30 हज़ार कुछ बचा। मतलब पहले 40% लॉस हो गई कैपिटल, छोटी कैपिटल उसमें भी लॉस हो गया। और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूँ? 15 दिन थोड़ा, क्योंकि रियल मनी से करने में और पेपर ट्रेडिंग करने में बहुत अंतर होता है। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं जब पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ तो पैसा बना रही थी हमेशा। एक-एक लॉट से तो कुछ बनता ही नहीं था ज़्यादा प्रॉफ़िट, 200-500 रुपए में क्या ही बनेगा, ब्रोकरेज और सब खर्चे। बट जो पेपर ट्रेडिंग में मेरा बनता था प्रॉफ़िट, और मुझे एग्ज़ीक्यूशन, क्योंकि मैंने जब 6-8 महीने जब मेरा जो रेस्टोरेंट था, तो मैंने एग्ज़ीक्यूशन भी पूरा सीख लिया कि लगातार कंटिन्यू कभी प्रॉफ़िट बुक करना है, मैकडी नीचे चला जाएगा तो बुक कर लो, वीवैप ऐसा हो जाएगा तो बुक करो, सब इंडिकेटर से वो सब थोड़ा सीख लिया, एग्ज़ीक्यूशन भी सीख लिया। लेकिन यहाँ पे जब मैं रियल मनी से कर रही थी, तो थोड़ा 15 दिन मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। थोड़ा-सा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं थी मैं, ये बोल सकते हैं। मेरा ट्रेडिंग में जो 15 दिन मुझे लॉस हुआ, उसमें मेन रीज़न मैंने ऑब्ज़र्व किया, जब मैं डेली ट्रेडिंग का एक जर्नल बनाती थी मेरा। मेरा आज ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो लिख लेती थी, और लॉस हुआ है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो लिख लेती थी। प्रॉफ़िट हुआ है तो मेरा व्यू कैसे सही गया और क्या लॉजिक था उसके पीछे व्यू का, वो लिख लेती थी। ये ट्रेडिंग जर्नल मैं आज तक भी मतलब बनाती हूँ, और वो बनाना चाहिए हर ट्रेडर को। सारे अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं नोट डाउन करती थी। तो मैंने जब वो ट्रेडिंग जर्नल पढ़ा, तो ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ मार्केट में। मेरा लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अगर कुछ व्यू फ़ॉर्म कर लिया है कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, और प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि मार्केट बेरिश रहेगा, डेटा दिखा रहा है मार्केट बेरिश रहेगा, पर मैं जो करती हूँ, वो उसको बोलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, यानी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। उसमें हमको मार्केट का ट्रेंड कैच करना पड़ता है, मतलब डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी होती है। मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर का बेट लो, नीचे जाएगा या नीचे का बेट लो। तो मैं प्रीव्यू, एक अज़्यूम व्यू बना लेती थी कि आज मार्केट बुलिश है, और उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये फंडामेंटल डेटा, ये सब रीज़न है, और मार्केट बुलिश है। पर प्राइस एक्शन मुझे शो कर रहा है अगर मार्केट नीचे जा रहा है। प्राइस एक्शन शो कर रहा है, इंट्राडे का डेटा मुझे ऐसा शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, पर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। मैं वही व्यू के साथ खेलती जा रही हूँ, ट्रेड करती जा रही हूँ, ट्रेड करती जा रही हूँ, और लॉस हो रहा है। और थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा कर रही हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने मेरे ट्रेडिंग में देखे हैं, और ये प्रॉब्लम पे मैंने एक-एक करके काम करना चालू किया। जो पहला मैंने काम किया कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दिया, कि मैंने ऐसा सोचा मैं 10 बजे तक मैं ऑब्ज़र्व करूँगी, कि और थोड़ा क्वांटिटी से एंट्री करूँगी, और देखूँगी कि मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है क्या? मेरा जो व्यू है उसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? 10 बजे मेरी पोज़ीशन को वापस रिव्यू करूँगी। ये प्रैक्टिस मैंने चालू करी। पहले मैं सुबह-सुबह सारा क्वांटिटी डाल के मार्केट अगेंस्ट चला गया, लॉस बुक कर लिया, ऐसा हो रहा था। तो मैं अब 10 बजे थोड़ा क्वांटिटी डालती थी, और 10 बजे वापस देखती थी मार्केट मेरे व्यू को सपोर्ट कर रहा है क्या? अगर भी सपोर्ट कर रहा है तो ही मैं पोजीशन साइज़िंग बढ़ाऊँगी, मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँगी। अगर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊँगी। वो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने मेरी ट्रेडिंग में किया, जिससे कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होने लग गई ट्रेडिंग में। सेकंडली मैंने क्या किया कि जो मैं एक रिवेंज ट्रेडिंग करती थी, बहुत सारे ट्रेडर करते थे, पहले भी करते होंगे ऐसा, वो एक नेचुरल है, ह्यूमन साइकोलॉजी टेक ओवर कर लेता है, और आपको लगता है कैसे मैं गलत कैसे हो गया, वापस करती हूँ, ये जाएगा ही नहीं ये स्ट्राइक तो ज़ीरो होगा ऑप्शन सेलिंग में। तो ऐसा करके वो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता है कभी-कभार। वो
कितना भी कोशिश कर लो वो 100% जो लोग बोलते हैं हम नहीं करते, हम प्रॉपर ट्रेडर हैं, वैसा होता नहीं है। सबके साथ वो इमोशन बार-बार आ जाता है एज़ ए ह्यूमन। तो वो रिवेंज ट्रेडिंग कर लेती थी। मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी मेरा व्यू रॉन्ग हो गया और व्यू चेंज नहीं करती थी। रिवेंज ट्रेडिंग कर लेती थी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करूँ? जो क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ छोटा-छोटा 10-20 हज़ार, 25 हज़ार जो भी मेरा एमटीएम डेली का हो रहा है, पर मेरा लॉस एक दिन में 1 लाख का हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कमाती थोड़ा-थोड़ा हूँ, एक ही दिन में मैं पूरा गँवा दे रही हूँ, मार्केट को दे रही हूँ और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसका क्या रूल बनाऊँ? तो मैंने उस टाइम पे मेरा रूल मैं बहुत डिफेंसिव ही शुरू-शुरू में बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको इतना कुछ नहीं आ रहा है एक्सपीरियंस। तो मैंने 1% का रूल बनाया कि मैं डेली जब भी मेरा एमटीएम पूरे दिन में 1% लॉस के आस-पास आ जाएगा, तो मैं उस दिन के लिए मेरा लैपटॉप स्क्रीन बंद कर दूँगी। मैं मार्केट से कोई भी झगड़ा नहीं करूँगी, कोई भी फाइट नहीं करूँगी कि अभी आगे प्रॉफिट बनने लग जाएँगे, सब सही हो जाएगा, मैं मेरा स्क्रीन बंद कर दूँगी। और ये एक ही रूल ने पूरा मेरा ट्रेडिंग का पूरा नक्शा बदल दिया। इतना मतलब हद तक मेरा नक्शा बदल दिया कि मैं मेरा क्योंकि एक्यूरेसी जो व्यू का था, मतलब मैं अगर जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं बाकी ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, उन लोगों को पता होगा कि मेरा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं 10 बार में व्यू फ़ॉर्म करूँगी, 10 बार बोलूँगी मार्केट ऊपर जाएगा, तो 8 या 9 बार वो सही होता था और 1 बार गलत होता था। तो व्यू फ़ॉर्मेशन सही है, व्यू में प्रॉब्लम नहीं है, एनालिसिस सही है, मार्केट में सही प्रेडिक्ट कर रही हूँ। पर जो एक बार गलत कर रही हूँ, वहाँ मेरा एग्ज़ीक्यूशन पूरा खराब हो जा रहा है और मैं पूरा लॉस कर दे रही हूँ। मतलब 8 बार में जो कमाया, 1 बार में पूरा गँवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आपको सिर्फ़ टेक्निकल ट्रेडिंग आ गई और आपको व्यू फ़ॉर्मेशन आ गया, सब कुछ आ गया तो आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है। मतलब आपका माइंडसेट यहाँ से आप पूरे क्लियर होने चाहिए कि मुझे कब स्क्रीन बंद करनी है, कब मुझे मेरा लैपटॉप बंद करना है, कब मेरा ट्रेडिंग में मेरा प्रॉफ़िट आ गया, ये सारी चीज़ें। और ये सबके अंदर एकदम से नहीं आएगा, वो धीरे-धीरे गलती खा-खा के, ठोकर खा-खा के समझ में आता है कि ये राइट वे है। हमको ऐसा लगता है कि हमने ट्रेडिंग सीख लिया, एनालिसिस आ गया तो हमें ट्रेडिंग आ गया। जब रियल मनी से करते हैं ना, एग्ज़ीक्यूशन आपको टेक ओवर कर लेता है। व्यू गलत होना, लेकिन उस व्यू गलत में कम लॉस लेके निकल जाना और सही व्यू में पैसा बनाना, वो होता है एग्ज़ीक्यूशन। तो मैंने ये जो अपना 1% लॉस लिमिट का था, वो पूरा फ़ॉलो करने लगी रिलीजियसली और मेरे ट्रेडिंग में एकदम से मैजिक दिखने लग गया और मेरा मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट्स बनने लग गए, वीक ऑन वीक प्रॉफिट बनने लग गया। जो वीकली एक्सपायरी थी उसमें मैं फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक कैलकुलेट कर लेती थी, ये वीक में मेरा कितना पैसा बना या क्या गया और उसके हिसाब से अगले वीक की प्लानिंग करती थी। और धीरे-धीरे करके मतलब ये एक ऐसी चीज़ है मुझे लाइफ में बहुत ऊपर अप्स एंड डाउन से भरी हुई मेरी लाइफ रही है। ये ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जहाँ मुझे मतलब इतना स्ट्रगल करे बिना ही मुझे सक्सेस मिलती चली गई। और वो जो सक्सेस मुझे मिली, वो शायद इसलिए मिली क्योंकि मैं मेरा जर्नल बना रही थी। मैं मेरी गलतियाँ रिपीट नहीं करती हूँ, ये मैंने और भी एक बार इंटरव्यू में बोला है। मेरे को आज भी एक लॉस होगा, तो मैं देखूँगी क्यों लॉस हुआ, क्या रीज़न है, किस वजह से मुझे लॉस हो गया। क्या वो करते रहना पड़ता है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है ट्रेडिंग की। आज जो मैं आपको अगर मैं वेबिनार में कुछ पढ़ा दूँ, वो कल रिलेवेंट नहीं होगा, मार्केट चेंज हो जाएगा। 1 साल बाद मार्केट बदल जाता है, जो चीज़ें पहले थी वो काम नहीं करती, नई चीज़ें पढ़ो। तो एक ये हमेशा एक सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें आपको हर दिन नया सीखने मिलता रहता है और आप नई-नई चीज़ें लिखते रहते हैं। तो 15-20 दिन 1 महीना मुझे ट्रेडिंग में डिफ़िकल्टी आई। उसके बाद जो मैंने ग्रिप पकड़ी, देयर वाज़ नेवर लुकिंग बैक। मतलब मैं ट्रेडिंग में मेरा कंपाउंडिंग होता गया और मतलब मुझे प्रॉफ़िट लॉसेस होते हैं जर्नी में, लेकिन ऐसा कुछ मेरे बड़ा डाउनफॉल नहीं आया। मतलब मेरा ट्रेडिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर ही गया और 1-2 साल मतलब मैंने कंपाउंडिंग करके बहुत पैसा बना लिया ट्रेडिंग से। और मैंने 1-2 साल बाद ये जॉइन किया, ट्विटर। मतलब पहले से मेरा अकाउंट एक्टिव था, वो हीरो-हीरोइन को फ़ॉलो करने के लिए बचपन में बना लिया था ट्विटर। बट मैंने वापस से एक्टिव हुआ और मेरा उसमें एनालिसिस पोस्ट करना शुरू किया और मैंने देखा जो ट्विटर में जितने सारे ट्रेडर्स हैं, बाकी सारे और टीवी पे, ज़्यादातर सब लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही बात करते हैं। वो यही बात करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट है और यहाँ से जाएगा रेजिस्टेंस है, ये सब यही बात होती है। जो मेजर चीज़ है जो ट्रेडिंग में काम आती है, एक तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, वो तो आप कितना भी अच्छा आपको सब कुछ आता हो एनालिसिस, आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट से। तो मैंने ये देखा, एक तो सब टेक्निकल के बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, जो मैंने एक चीज़ देखी कि जो मैं जिस तरह से मार्केट को एनालाइज़ करती हूँ और मेरा जो मार्केट को प्रेडिक्ट करने का या देखने का नज़रिया है, वो पूरा अलग है। मैं ज़्यादातर फंडामेंटल चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। मैं मार्केट को पूरा इकोनॉमी से जोड़ के देखती हूँ कि फंडामेंटली हमारे यहाँ क्या-क्या चीज़ें राइट है, फंडामेंटल फैक्टर्स क्या बोल रहे हैं, न्यूज़ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर इवेंट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, आरबीआई गवर्नर ने ऐसा बोला है तो उस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये मेरा फोटे था। और ये टाइप के एनालिसिस उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं, शायद कोई नहीं कर रहा था, सब टेक्निकल बात कर रहे थे। और मैंने ये टाइप के एनालिसिस डालनी
पोस्ट करनी शुरू करी। मेरे एक्स के जो पहले ट्विटर था, ट्विटर हैंडल पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है आकांक्षा ऑप्शन ट्रेडिंग, वहाँ पे। और वो एनालिसिस की एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी थी और वो एनालिसिस इतनी पॉपुलर होने लगी, लोगों को अच्छी लगने लग गई कि सब मुझे फास्ट फॉलोअर बढ़ने लग गए। मेरा जो एनालिसिस था इतना पॉपुलर होने लग गया कि सब मुझसे पूछने लग गए, आप मार्केट का व्यू बताइए, ट्रेड बताइए। और इसके लिए मैंने इवेंचुअली फिर सेबी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लिया, जिससे मैं लोगों को मेरा ट्रेड्स और सारी चीज़ें बता सकूँ। और जाते-जाते बस मैं यही बोलूँगी, अगर आप मेरी इस स्टोरी से कुछ लेके जाना चाहते हैं, तो बस यही लेके जाइए कि जो लाइफ़ है, जीवन है, वो सीधा-सीधा नहीं चलता। मार्केट भी कभी सीधा-सीधा ऊपर नहीं चलता है, मार्केट भी ऊपर नीचे जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी का ग्राफ भी ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव लाइफ़ में आते रहते हैं। पर जो नीचे उतार का टाइम रहता है, नीचे लो का टाइम रहता है, वहाँ पे आपको अपने आप को तैयारी का समय होता है। वहाँ अपने आप को आपको तैयार करना है, जिससे जब अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप उस पे छक्का लगा सको। नीचे के टाइम आपका तैयारी का टाइम है और ऊपर तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो जब आपकी ज़िंदगी में कभी नीचे का समय आए, उतार आए, ज़िंदगी के आप लो पॉइंट पे हो, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब मुझे नई तैयारी करनी है, मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करना। हर कंडीशन में आपको नया कुछ सीखते रहना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना है। पता नहीं कौन सी कब अपॉर्चुनिटी आएगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लास्टली, आई वांट टू थैंक जो स्टॉक्स for inviting me and giving me this opportunity.